Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 9th of February 2022, Wednesday. Motivation of the day is never let the fear of striking out keep you from playing the game. आज के डिस्कशन में हम ये सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। पहली न्यूज़ एफपीआई सेलिंग से और स्टेट लोन की ईल्ड से रिलेटेड है। इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो बैंक्स की बॉटम लाइन जो कि बूस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन बैड लोन्स, इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड न्यूज़ इज एक्चुअली एन ओपिनियन ऑन एन एडिटोरियल अबाउट द एन्युटी प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ हम अदर न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जो कि कश्मीर पोर्ट से रिलेटेड है, कोल की शॉर्टेज से रिलेटेड है, टेस्ला जो एग्जाम्शन डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, टैक्स एग्जाम्शन, उससे रिलेटेड है। जो लास्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू द ILNFS proceeds distribution. So let's start with article number 1 that is given on page number 1. FPI selling nears $6 billion in 2022 as rate hikes loom. If we see the foreign portfolio sell off, this is the very worst starting for any calendar year. FPIs की अगर सेल ऑफ की बात करी जाए तो स्टार्टिंग में एक बहुत ह्यूज नंबर में इंडिया में FPIs सेल ऑफ देखने को मिला है और किसी भी कैलेंडर ईयर के लिए दिस कुड बी द वर्स्ट स्टार्ट। आफ्टर अ ब्रीफ रिस्पाइट एट द ईयर स्टार्ट, द FPIs हैव एक्चुअली डम्प्ड worth more than $5.7 billion of shares, approximately 42,596 करोड़ के वैल्यू के शेयर्स जो हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सेल ऑफ किए इंडिया में into the starting of this year, and this number taking the cumulative net outflow since October approximately $10.5 billion। और अक्टूबर से अगर इसका नंबर्स को काउंट किया जाए तो इस 5.7 बिलियन के सेल ऑफ के बाद से जो टोटल क्यूमुलेटिव नेट आउटफ्लो है इंडिया से वो 78,476 करोड़ तक पहुंच गया, एंड दैट इज एडिंग more volatility to the washers। इवन एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि जो ये नंबर है ये और बढ़ सकता था। जो ये 10.5 बिलियन का नेट आउटफ्लो देखने को मिल रहा है और 5.7 बिलियन का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है FPIs के थ्रू इन शेयर मार्केट, ये नंबर और हो सकता था अगर प्राइमरी मार्केट में थोड़ा सा परचेज, नेट परचेज देखने को नहीं मिलता। प्राइमरी मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली $5.7 बिलियन का नेट परचेज देखने को मिला फ्रॉम अक्टूबर टू द डेट। तो हम ये कह सकते हैं कि IPOs आने की वजह से, IPO में थोड़े से इन्वेस्टमेंट की वजह से ये नंबर जो है 10.5 बिलियन का, ये 10.5 बिलियन है। अदरवाइज दिस कुड हैव बीन मोर देन $10.5 बिलियन if it had not been the purchase to the tune of 5.7 billion from in the प्राइमरी मार्केट। तो IPOs की वजह से नंबर थोड़ा सा कम दिख रहा है, अदरवाइज ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता था। FPI seems to be gearing up a number of eventualities as per the experts। और जिस तरह से डेवलप्ड मार्केट्स में, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दैट इकोनॉमीज़ आर फेसिंग, चाहे वो US फेड हो या अदर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, सभी कंट्रीज इस समय इन्फ्लेशनरी प्रेशर को फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक हैं, सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, दे विल गो फॉर पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, पॉलिसी टाइटनिंग, और इसी की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो इंटरेस्ट रेट हाइक होने के एंटिसिपेशन की वजह से FPIs में नेट सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट US फेड रेजेस द रेट, द इम्पैक्ट ऑन इमर्जिंग मार्केट इक्विटी इज लाइकली टू बी नेगेटिव। और जिस स्पीड से US फेड या अदर मेजर इकोनॉमीज पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन या पॉलिसी टाइटनिंग या रेट हाइक्स करेंगी, उसी रेंज से, उसी रेट से इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो इक्विटी मार्केट्स हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें FPIs के केस में ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिलेगा।
डेफिनेटली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया के शेयर मार्केट में IPO में इन्वेस्ट किया है, उनको अगर उनके खुद की कंट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो इंडिया में सेल ऑफ करके अपने ही कंट्रीज़ के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और इसी वजह से हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है. द ह्यूज सेल ऑफ बाय FPIs इज ड्यू टू स्विच फ्रॉम रिस्की एसेट्स टू बॉन्ड गिवन द चेंज इन रिस्क रिवॉर्ड डायनेमिक्स दैट इज इन देयर ओन कंट्री. And looking at the exit, we can easily see FPI net purchase or net sale since 2004 to 2022 कंटिन्यूसली हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं. और इस बार जो सेल ऑफ देखने को मिला एट द स्टार्टिंग ऑफ कैलेंडर ईयर 22, ये अभी तक का सबसे स्टीप या सबसे शार्प सेल ऑफ है. अप्रॉक्सीमेटली 5.7 बिलियन डॉलर का शेयर डंप ऑफ किया है FPIs ने. और अगर हम बात करें इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस की, तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने रेड पॉइंट में डील कर रहे हैं. द बेंचमार्क, सेंसेक्स एंड निफ्टी स्नैप देयर 3-day लूजिंग स्ट्रीक. बट इनिशियल टाइम में थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिला था इन द स्टॉक ऑफ ब्रॉडर मार्केट. बट येस, जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं वो 4th straight डे में भी टम्बल कर गई एंड द मार्केट ब्रेथ came in at more than 2 stocks declining for every one advancing. बॉन्ड मार्केट के साथ में FPIs के साथ में हमें जिस तरह से सेंसेक्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या निफ्टी जो अदर बेंचमार्क इंडाइसेस हैं इस पे जिस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो और ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द US फेडरल एक्शंस और पॉलिसी टाइटनिंग. अब इसके साथ ही एक न्यूज़ और कवर करी है मैंने, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट लोन यील्ड मे राइज डिस्पाइट सेंटर्स हेल्प. इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द बजट, हमने कई बार डिस्कस भी किया था, कल के न्यूज़ एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पर इस साल के फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग बोरोइंग्स के या बिग बोरोइंग्स के टारगेट रखे. जो बोरोइंग नंबर है सेंटर गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए गवर्नमेंट ने इस बार कितना बोरोइंग का टारगेट रखा है फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट. तो ये न्यूज़ उसी बोरोइंग के इम्पैक्ट से रिलेटेड है. एक तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से क्राउडिंग आउट का इफेक्ट भी जनरेट होता है. इसको क्या बोलते हैं, इसको सीधे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो इसका मतलब ये होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, because of the huge borrowing by government, private sector do not get loan, do not have the margin to take loan. मार्केट में मनी ही नहीं होता है या इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं मिलता, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग नहीं कर पाता. इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट. बिकॉज ऑफ द ह्यूज बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ लैक ऑफ फंड अवेलेबिलिटी टू द प्राइवेट सेक्टर. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ह्यूज टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है, जो बोरोइंग्स के नंबर अपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सेट किए हैं, दैट पर्टिकुलर borrowing numbers in the budget has resulted in state having to pay more for their market loan while leading many to curtail their plans. अब चूंकि सेंटर अगर इतना ज़्यादा बोरोइंग करेगी तो स्टेट्स गवर्नमेंट जो हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो अपने बोरोइंग के प्लान्स को, वो अपने फंड रेजिंग के प्लान्स को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर देंगे. दैट मे हैव द इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट मे हैव द इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर बाय स्टेट्स, इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट्स. तो अलग अलग स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो डाउन होगी, और अगर इंडिया में स्टेट्स की इकोनॉमी डाउन हो रही तो डेफिनेटली ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ इंडिया. So experts are saying that centers' record high borrowing numbers in the budget has resulted in the states having to pay more for their market loans, and that may lead many to curtail their borrowing plans. However, the cost may increase further in the next fiscal with the rise in yield on government security, which act as a benchmark. अगर हम स्टेट डेवलपमेंट लोन जिसको हम SDL बोलते हैं
जो स्टेट्स लोन लेते हैं वो SDL होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है उसको हम जी सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग दिस। सेंट्रल अगर सेकेंडरी मार्केट से बोरोइंग करती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जी सिक्योरिटीज, और यही काम अगर स्टेट गवर्नमेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो अगर हम SDL के कट ऑफ यील्ड की बात करें, 10 ईयर्स SDL, जैसे 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ऐसे 10 ईयर्स SDL भी बेंचमार्क होते हैं। स्टेट बॉन्ड में जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ये 10 साल के जो SDLs होते हैं ये बेंचमार्क इंडाइसेस की तरह काम करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ यील्ड फॉर द 10 ईयर स्टेट डेवलपमेंट लोन, it ranges from 7.24 to 7.34%, जो कि लास्ट वीक 13 BPS तक इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ द बजट अनाउंसमेंट। So the difference in spread or the difference between G security yield and SDL. G security means central government G securities yield, and SDL yields now work out to 48 BPS, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन की जो जी सिक्योरिटीज़ हैं वो और स्टेट का जो SDLs हैं उनके बीच में जो स्प्रेड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 48 BPS पॉइंट, and this is lower than 60 BPS spread the market has seen in the recent past. And even if the government security yields remain where they are, अगर उनमें कोई increase नहीं होता, if the spread have to normalize, the SDL cutoff will need to rise, and more so for weaker states. इसके अलावा यहाँ पर एक और कैच है जिसको ऑथर ने डिस्कस किया है। अगर PM गति शक्ति की बात करें तो उस पर्टिकुलर स्कीम के तहत भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली रुपीस 1 ट्रिलियन का लोन देने की बात कही है स्टेट्स गवर्नमेंट को। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्टेट्स गवर्नमेंट विल ऑप्ट फॉर दिस लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रुपीस 1 ट्रिलियन इंस्टेड ऑफ गोइंग for market borrowing, and most state will opt for this Gati Shakti loan, and the borrowing number should technically reduce to that extent. क्यों जो स्टेट्स हैं वो गति शक्ति के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन को ऑप्ट करेंगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा होंगी फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ द ह्यूज बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है इवन आफ्टर दिस गति शक्ति लोन फैसिलिटी एंड सेंटर हेल्प्स द स्टेट लोन यील्ड में राइज फर्दर। और अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो रेवेन्यू फ्रंट पे रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। इफ एनीथिंग दे हैव सीन देयर शेयर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉल while expenditure has risen. Health being the state subject, they cut capital expenditure to focus on fighting the pandemic. Hence, their economic condition is still depressed as per the expert. तो सीधा अगर ओवरऑल नटशेल में मैं आपको ये आर्टिकल बताऊं तो उसमें बोला गया कि सेंटर की बोरोइंग्स की वजह से स्टेट्स को बोरोइंग में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, स्टेट्स अदर मोड ऑफ बोरोइंग ऑप्ट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टेट्स के जो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है जहां पर स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए वो इग्नोर्ड हो गया, या वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक इन्वेस्टमेंट डाउन होगा, और जिसकी वजह से जो स्टेट्स इकोनॉमी है वो अभी भी डिप्रेशन की सिचुएशन में रहेंगी एज पर द एक्सपर्ट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। बैंक्स बॉटम लाइन गेट्स अ बूस्टर शॉट एज बैड लोन्स कंटिन्यू टू fall. So commercial banks in India continue with their improving asset quality trend in October and December quarter of financial year 21, with slippage remain under control coupled with healthy recoveries and upgradation of asset classification. तो इकोनॉमी की रिकवरी के साथ साथ जो बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है एज पर द रीसेंट डेटा। अगर अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की बात करी जाए तो इस क्वार्टर में जो असेट क्वालिटी रही है कमर्शियल बैंक्स की वो इम्प्रूव हुई है, और जिस तरह से जो असेट्स हैं, एसेट्स हेयर मीन्स लोन्स, बैंक्स के लिए असेट क्या होते हैं? लोन्स। व्हाई? बिकॉज फॉर बैंक्स लोन्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट द इनकम।
तो असेट्स क्लासिफिकेशन के केस पे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन और रिकवरी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अब रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है। बहुत सारे जो बिजनेस लोन्स थे वो अब वायबल हो गए हैं। बिजनेस जो एसएमईज थे वो अब प्रॉफिटेबल होने लगे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं पैंडेमिक के शॉक से, जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे असेट्स क्लासिफिकेशन के अपग्रेडेशन और हेल्दी रिकवरी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अगर बॉटम लाइन की बात करें फॉर 28 listed banks that has rose from 64.1% year on year basis and 21.5% sequentially. Bottom line here means the profit of the 28 listed bank have increased up to 64.1% in comparison to previous year. If we talk about the net interest income, that was 1.38 trillion into the quarter 3 of financial year 22. That has increased approximately 9.7% and 5.9% sequentially. तो पिछले साल के कंपैरिजन में 9.7% का इंक्रीज देखने को मिला इनटू द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक एंड एनआईआईज में, और 5.9% का इंक्रीज सीक्वेंशियली देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम चाहे प्रॉफिट की बात करें, बॉटम लाइन की बात करें, चाहे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें या हम अदर इनकम की बात करें, हर फाइनेंशियल पैरामीटर में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट और रिकवरी देखने को मिल रही है। फॉर दीज 28 बैंक्स एनपीए ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन सीक्वेंशियली बाय 3.5%, जो कि दिसंबर में 7.44 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में, या बोले ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में, इट हैज सीन द इंक्रीज ऑफ 1.5%, ऑल्दो this increase is not very much gradual, या हम बोल सकते हैं उतनी स्पीड में इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है ग्रॉस एनपीए के केस में जितनी स्पीड में पिछले सालों में देखने को मिला। और ग्रॉस एनपीए वो तो डिक्लाइन हुआ है, और अगर पिछले साल के कंपैरिजन में केवल और केवल 1.5% का इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट ईयर बैंक डिड नॉट टैग डिफॉल्टिंग लोन्स एज एनपीए बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। इफ यू रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बैंक्स पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं उनको फिलहाल के लिए एनपीए की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। जो 90 डेज की विंडो थी इसको भी आरबीआई ने एक्सटेंड करके 180 डेज कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी ये डिस्कशन हो रहा था कि जैसे ही ये रिलैक्सेशन ख़त्म होगा, आरबीआई का भी जो डायरेक्शंस हैं, इसका एंड टाइम आएगा या इसका वाइंड अप करने की डेट आएगी, उसके बाद इमीडिएटली और एकदम से हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एनपीए के नंबर्स जो हैं वो, या एनपीए की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। लेकिन यस, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कमर्शियल बैंक्स ने कलेक्टिवली बहुत अच्छे से एनपीए को मैनेज किया। जिस तरह से प्रोविजनिंग हुई, जिस तरह से सपोर्ट बैंक्स को प्रोवाइड किया गया, जिस तरह से जो 90 डेज़ की विंडो होती है उसको एक्सटेंड करके 180 डेज़ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो डिफॉल्ट हुए लोन थे उनको एनपीए की कैटेगरी में डालने से मना किया था। तो आफ्टर राइजिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड, ग्रॉस एनपीए ऑफ द बैंक स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर रीचिंग अ पीक इन मार्च 2018, जब इसका नंबर 11.5% था। और अगर डेटा देखा जाए तो 2018 मार्च 2018 के बाद से एनपीए के जो नंबर्स हैं, ग्रॉस एनपीए, स्पेशली ग्रॉस एनपीए, वो रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं। बाय द एंड ऑफ सितंबर 2021 ये 11.5% का नंबर रिड्यूस होकर 6.9% तक आ गया है एज पर द आरबीआई डेटा। और एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिक्रीज होगा। बैंक्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल एंड fresh slippage are coming down and gross and net performing ratios are actually improving and it will further improve। और जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ रेट हो रही है, चाहे वो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ रेट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ रेट हो, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 3 to 4 क्वार्टर्स तक बैंक्स की जो इनकम है वो बढ़ेगी, और बैंक्स की इनकम बढ़ने के साथ में बैंक्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें अदर पैरामीटर्स पर देखने को भी मिलेगा। सो दिस इज द दिसंबर क्वार्टर अर्निंग्स of commercial banks, interest on interest and IIs, other incomes, operating profit, gross NPA, net NPA। तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 का ये डेटा है, और पिछले साल के कंपैरिजन में, और सीक्वेंशियल, व्हेन आई से सीक्वेंशियल इट मींस क्वार्टर और
क्वार्टर बेसिस में जो डिफरेंस है, इट मीन्स क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4, इनके क्वार्टर के बीच में जो इंक्रीज हुआ है उसको सीक्वेंशियल बेसिस बोलते हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस मीन्स जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में जो डिफरेंस है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर के बेसिस पर जब कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस YOY, और जब क्वार्टर के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं वी कॉल इट सीक्वेंशियल। तो यहाँ पर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ करोड़, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, याद करने की जरूरत नहीं है, और ये दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कितना इंक्रीज हुआ है इनकम में और कितना डिक्रीज हुआ है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में, और दैट समवेयर इंडिकेट्स दैट बैंक्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर इंप्रूविंग इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। Red signal on annuity project. This is not the news, this is basically the editorial or the opinion. यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग को लेकर के डिस्कस किया गया है। डेफिनेटली आई कैन नॉट गो विद line by line content, so I will try to explain or summarize this particular editorial into very simple format. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए बहुत तरह के मॉडल जो हैं वो इंडिया में प्रेवलेंट हैं, चाहे वो बॉट मॉडल हो, ट्रिपल पी मॉडल हो, एनुटी मॉडल है, बहुत तरह के मॉडल हैं और अलग अलग, चाहे रेल हो गया, रोड हो गया, या पोर्ट या किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को इंश्योर करने के लिए जो फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको डिवाइड करने के लिए कई तरह के मॉडल यूज होते हैं। बॉट मॉडल भी बोलते हैं उसको, हम मॉडल भी बोलते हैं, बहुत तरह के मॉडल्स आ रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज मॉडल्स हियर, बट येस, this article is especially talking about the annuity project. As we all know, for this budget year, for this financial year, government is more focusing on infrastructure development, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा जो बेट किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना चाह रही है, मार्केट में मनी सर्कुलेट भी करना चाह रही है और इकोनॉमी को बूस्ट भी करना चाह रही है। एंड डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर करना किसी भी इकोनॉमी के लिए मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स लाता है। और अब अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि रेल, रोड, पोर्ट, इन तरह के हॉस्पिटल्स, इन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है तो देयर मस्ट बी सम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर भी मॉडल होगा, कॉस्ट शेयरिंग को लेकर भी मॉडल होगा। बट इसमें जो ऑथर है उसका ये कहना है कि जो एक इस मॉडल में जो सबसे प्रेवलेंट मॉडल है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज एनुटी मॉडल, और इसको लेकर के गवर्नमेंट के साइड से एक नए या गवर्नमेंट के लिए कुछ नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, नए रिस्क इमर्ज हो रहे हैं। अगर डेटा थोड़ा सा हम देखें तो एट 38,775 करोड़ एज ऑफ मार्च 2021, this item has seen the largest jump in the list of government liabilities, and this is in addition to approximately 3,46,343.8 crore of total outstanding guaranteed on government book as of March 2021। तो गवर्नमेंट जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एनुटी प्रोजेक्ट्स एनुटी के बेसिस पर दे रही है, ये एनुटी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर हम सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 11% टोटल लायबिलिटीज ऐड हुआ है गवर्नमेंट की लायबिलिटीज के बुक में, केवल और केवल इन एनुटी इंफ्रास्ट्रक्चर एनुटी प्रोजेक्ट से। तो जो गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटीज हैं उसमें एक साल में 11% एडिशन किया है केवल और केवल इस तरह के एनुटी प्रोजेक्ट्स में। एंड द डोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ एनुटीज हैज अ वेरी वेरी सिंपल रीजन। What is the reason behind this increasing liabilities on government? Contractors were often reluctant to bid for the government infrastructure projects, primarily because of the payment flows. कॉन्ट्रैक्टर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है गवर्नमेंट में जो पेमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, काम हो जाता है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रन करते रहते हैं फॉर गेटिंग देयर पेमेंट्स। और एनुटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हाइब्रिड एनुटी मॉडल हैं, बेसिकली इस तरह के रिस्क से कॉन्ट्रैक्टर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं।
मतलब अगर एन्युटी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं, गवर्नमेंट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में किसी भी प्रोजेक्ट को में से रोड के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करती है, तो दैट पर्टिकुलर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक्चुअली रिड्यूस ऑल दीज शॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और पेमेंट रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. इन द डिजाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट हैज promised to pay 40% of the projected cost in the very first 5 years थ्रू एनुअल पेमेंट. तो होता है क्या, जनरली अगर समझे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, तो कुछ अमाउंट जो होती है वो गवर्नमेंट इनिशियल पे कर देती है. इनिशियली जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, स्पेशली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको प्रोजेक्ट का जो 40% कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के 5 सालों में हम आपको पे कर देंगे, और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा. जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, जिस क्वालिटी का प्रोजेक्ट आप एज अ डेवलपर कंप्लीट करते हैं, तो वो रिमेनिंग 60% विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. वेरी फेयर, वेरी फाइन. और उस पर्टिकुलर 60% को जो प्राइवेट पार्टीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है वो पे करेंगे, रिमेन्स विद द private party. So the construction and maintenance in standard measuring the performance and paying the remaining 6% remains with the private parties, those who are participating into this triple P model with government. And the pattern of fixed payout by the government, much like the insurance policies that offer similar timely benefits, give rise to the term annuity. और गवर्नमेंट के पास भी राइट, हालांकि प्राइवेट पार्टी परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड को, प्रोजेक्ट कंप्लीशन को, प्रोजेक्ट क्वालिटी को मेजर करती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी राइट है. गवर्नमेंट भी जो पे आउट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर. एंड दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड एज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. होता क्या है, इनिशियली तो ये लगता है कि ये विन विन सिनेरियो है, दोनों के लिए. कॉन्ट्रैक्टर को 40% कॉस्ट मिल जा रही है, गवर्नमेंट को भी लगता है कि 40% कॉस्ट देगा, 60% गवर्नमेंट रिटेन कर रही है. तो गवर्नमेंट ये 60% तभी रिलीज देगी, जब प्राइवेट पार्टी जो इन्वॉल्व है उसमें कभी रिलीज करेगी जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा. तो जो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ एक ड्रॉबैक एसोसिएट होता है कि वो स्टार्ट तो हो जाते हैं बट वो टाइम पर एंड नहीं होते, लॉन्गर टाइम तक लिंगर ऑन होते हैं, जिससे कि प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो इसीलिए जो 60% का जो पेमेंट का जो क्लॉज है गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनके पास रखा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर डेवलपर और द कॉन्ट्रैक्टर. बट जो ये अभी विन विन सिनेरियो लग रहा है, इससे ये एक्चुअली मगर इस सिनेरियो को देखा जाए एज पर द ऑथर, इट इज़ नॉट द विन विन सिचुएशन. और इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ पर देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर देखने को मिल रहा है. होता क्या है, जो ये 60% होता है ना, ये 60% जो रिमेनिंग होता है इसको एज अ लोन भी ले सकते हैं डेवलपर फ्रॉम द बैंक्स. वो इशू करा देते हैं, बैंक को दिखा सकते हैं कि देखो ये गारंटी है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 60% गवर्नमेंट हमें आगे पे करेगी. एज ऑफ नाउ वी रिक्वायर फंड्स, आप हमें लोन दे दीजिए, जब हमें पेमेंट मिलेगा वी विल रिम्बर्स दिस लोन टू यू. इस तरह के भी कई सारे सेटलमेंट या अरेंजमेंट होते हैं एन्युटी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हियर. बट येस, जो डेवलपर्स होते हैं वो 60% का क्लॉज दिखा करके, पेमेंट का अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 60% ड्यू ऑन गवर्नमेंट. तो ऑथर का यहाँ पर कहना है कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से एक तो गवर्नमेंट पर लायबिलिटीज बढ़ रही है, ऊपर से प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ निटिग्रिटी इश्यूज इन्वॉल्व इनटू दिस. एक तो जो बैंक से बोरोइंग होती है वो, इसके बावजूद भी जो पेमेंट डिले हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट पार्टीज, परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं हो रहा, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे अदर जो चैलेंजेस हैं वो जनरेट हो रहे हैं, एंड दीज आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द टाइम, कंप्लीशन टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज हो रही है, तो उसकी लायबिलिटी भी गवर्नमेंट पर बढ़ रही है. एज द पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इन द इकोनॉमी विल एक्सपेंड इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर एज पर द बजट. तो ऑथर का कहना है कि जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है इसके कारण गवर्नमेंट पर लायबिलिटीज भी ह्यूजली और कंसिस्टेंटली बढ़ेगी. द लार्ज कंट्रीब्यूटर टू द पूल इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बट अदर मिनिस्ट्री सच एज वाटर मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, ऑल दीज आर टेस्टिंग दिस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. बट यस, एज ऑफ नाउ इसका जो रिपरकशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, उन पर भी लायबिलिटीज कंटिन्यूअसली
इमेंसली इंक्रीज हो रही हैं. When this model was constructed, it was expected that it will be offered only after alternative to bought and other modes of financing. बट हो क्या रहा है अब, जो क्योंकि ये मॉडल में 40% का पेमेंट पहले हो जाता है, जबकि हम अगर अदर मॉडल्स की बात करें, चाहे वो बॉट हो चाहे वो हम हो, उसमें जो पेमेंट है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है. तो नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज डेवलपर्स आर एक्चुअली प्रेफरिंग दिस हाइब्रिड एनुटी मॉडल फॉर टेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अदर जो मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा. अदर मॉडल्स अनवाइबल घोषित कर दिए गए हैं, डिक्लेयर कर दिए गए. जो कंपनीज हैं, जो डेवलपर्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग दिस हाइब्रिड एनुटी मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. जब गवर्नमेंट ने एनुटी मॉडल लाया था तो गवर्नमेंट ने सोचा था इट विल कम अलॉन्ग विद अदर मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग, अदर मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. बट नाउ दीज डेज डेवलपर्स, प्राइवेट कंपनीज आर प्रेफरिंग दिस hybrid annuity model, and the risk remain under control so as long as the bidding out agencies such as NHAI are able to finance the new road projects from the collection for those already built and in operation. So in other words, they have to keep monetizing the older infrastructure projects to finance the new one. But actually this is not happening as of now. और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो NHAI वो सफिशिएंट रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा. अब उस पर सफिशिएंट रिवेन्यू क्यों जनरेट नहीं कर पा रहा? अगर क्रिसिल की रिपोर्ट को देखा जाए तो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रोड्स हैं वो जो बिल्ड हुई हैं वो अभी नहीं हैं. द एवरेज रिवेन्यू फ्रॉम ईच ऑफ दीज रोड प्रोजेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 46 lakhs per km as of physical financial year 2020, and the figure will improve as the traffic build up reaching a break even level, that is approximately 1 crore पर किलोमीटर. तो ये कहना है क्रिसल का कि जो रोड प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं, जिन पर टोल लग रहा है, जिनसे फाइनेंस फंड जनरेट हो रहा है, उन पर अभी फिलहाल के लिए इतना ट्रैफिक नहीं है. और ये नई रोड्स कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जब ये ट्रैफिक बढ़ेगा तब NHAI की अर्निंग बढ़ेगी. देन NHAI विल बी एबल टू फंड दीज न्यू रोड प्रोजेक्ट्स ऑन हाइब्रिड एनुटी model basis. So like most infrastructure assets, income from road takes time to settle into yearly pattern, but the large nursery of young assets which cannot be monetized creates a short-term mismatch for NHAI. और जिस तरह से गवर्नमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति शक्ति स्कीम इनको ला रही है, तो ये कहना है ऑथर का कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और NHAI जैसे अथॉरिटीज़ हैं, इन पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और जिसका इवेंचुअली इम्पैक्ट जो है वो NHAI की फाइनेंशियल हेल्थ में बनेगा. बिकॉज रिसेंटली Finance Ministry has stopped the NHAI from borrowing from the market, and Sitaraman has instead committed to provide 65,000 crore to Gadkari in financial year 23. तो अगर liabilities की बात करी जाए, so and the liability on government of liability of approximately 38,775 crore from such 40 annuity project has been placed directly on government liability book. अब चूंकि NHAI फंडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रही, मार्केट बोरोइंग के लिए भी उसको स्टॉप कर दिया गया है, तो डेफिनेटली ऑल लाइबिलिटीज विल गो ऑन गवर्नमेंट. और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ प्रोवाइड करने की भी बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को. तो इस ओवरऑल इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड एनुटी मॉडल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, द लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग. वाई? बिकॉज इन दैट केस NHAI and other agencies are not able to go for any other model of इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो हाइब्रिड एनुटी मॉडल को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो पेमेंट रिस्क है वो मिनिमम होता है फॉर डेवलपर, फॉर कॉन्ट्रैक्टर, एंड दैट इवेंचुअली इंक्रीजिंग बर्डन ऑन गवर्नमेंट. और जिस तरह से इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के फोकस है, एक्सपर्ट का ये कहना, ऑथर का ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी. पिछले साल 11% लाइबिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटीज़ का जो 11% था वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और आगे आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इमेंसली. सो द डी रिस्किंग द लाइबिलिटीज़, तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के पास कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स की वैल्यू कितनी है,
कितनी एनुटी लाइबिलिटीज़ जो कमिटेड हैं इन डिपार्टमेंट्स पर वो, और अमाउंट ऑफ एनुटी लाइबिलिटी सिंस मार्च 2021। और ऑथर का सिंपली यही कहना है कि इट इज़ फर्दर गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मोर फोकस ऑफ गवर्नमेंट into infrastructure spending into this particular financial year। तो अब गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी इस पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ को और किस तरह से गवर्नमेंट पर और ज़्यादा लोन बढ़ता जाएगा, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में देखने की बात है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। कश्मीर पोस्ट ग्लोबल फर्म स्क्रैम्बल फॉर डैमेज कंट्रोल। साउथ कोरिया फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली अपने इंडिया काउंटर पार्ट से बात करी, इट मीन्स मिस्टर जयशंकर से बात करी, और उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर ऑफेंस पर, आई थिंक यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट द कमेंट बाय Hyundai। तो उन्होंने बोला कि उनकी कंट्री फिलहाल के लिए जो ऑफेंस कॉज हुआ है उस पर रिग्रेट कर रही है टू द पीपल ऑफ इंडिया। अ डे अर्लियर इंडिया हैज समन्ड द साउथ कोरियन एम्बेसडर टू एक्सप्रेस इट्स स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर ओवर द अनएक्सेप्टेबल सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू कश्मीर और इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। और उसी सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद से जो किसने काफ़ी ज़्यादा तूफान मचाया था, हालांकि वो पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया था, और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर Hyundai के हैं, उनके थ्रू ये पोस्ट किया गया था। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट देखने को मिल रहा था Hyundai के प्रोडक्ट्स को लेकर के। और इसी पर्टिकुलर इशू पर जो साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया से बोला है कि दे आर फीलिंग रिग्रेटेड एंड द पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट कॉज द ऑफेंस, and they also apologize for unsolicited social media posts that published on Domino's social media handle outside the country। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि they actually regretting on it। इसके बाद कई जगह से क्लैरिफिकेशन आया, KFC इंडिया, डोमिनोज, टोयोटा एंड सुजुकी, इन सारी कंट्रीज़ ने अप्रॉक्सीमेटली उस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट किया। और उसके बाद एक पोस्ट उन्होंने सबने अपने अपॉलॉजी के पोस्ट डाले कि दे रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड ऑनर द इंडिया, and that particular post is not anywhere related to the company's point of view, company's opinion on that particular matter। सो फिलहाल के जो ग्लोबल फॉर्म्स हैं वो अभी डैमेज कंट्रोल में लगी हैं, जो कि रिसेंटली इंस्टिगेट हुआ है बिकॉज ऑफ फ्यू सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Coal shortage crops up again. So complex coal demand supply mismatch is again posing the challenge in front of country, not only for India but for any other emerging country with both power generation and non-power sector claiming that supply is below the optimum level। तो coal shortage जो पिछले साल बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के पास के ऊपर, इस बार भी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। कंपनीज़ का ये कहना है, चाहे वो पावर सेक्टर की कंपनी हो चाहे वो नॉन पावर सेक्टर की कंपनीज हो, और एवरी कंपनी इज एक्चुअली सेइंग दैट द सप्लाई ऑफ कोल इज एक्चुअली बिलो द ऑप्टिमम लेवल एंड दे ऑल्सो एलिज दैट द नेशनल माइनर, हु इज नेशनल माइनर, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इज सप्लाइंग द बैड क्वालिटी कोल टू देम। और अगर कोल स्टॉक की बात करें तो नेशनल लेवल पे जो करंट स्टॉक है कोल का विद power generation unit stand at an average of 9.8 days, that is 38% of normative 24 डे स्टॉक। जो एक नॉर्मल सिचुएशन में 24 दिन का स्टॉक होता है वो केवल 9.8 डेज का स्टॉक बचा हुआ है पावर जनरेशन यूनिट्स के साथ एज पर द नेशनल पावर पोर्टल, एंड द क्रिटिकल स्टॉक थ्रेशोल्ड इज 7 और लेस। तो 7 से तो ज़्यादा है, डेफिनेटली क्रिटिकल लेवल पे अभी नहीं पहुंचा, बट यस 24 डेज से तो बहुत कम है, जो कि 9.8 डेज पर आ गया है। अब इस पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल का क्या कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ये कह रही है कि दिस इज़ अ सीजनल फिनोमिना, और इंडियन रेलवे ने जिस तरह से कोल की सप्लाई ड्रॉप कर दी है उसकी वजह से ये सिचुएशन जनरेट हो रही है। द सिचुएशन इज सो फार मोर प्रोकैशियस फॉर पावर यूनिट सिचुएटेड अवे फ्रॉम द माइंस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो रेलवे को ब्लेम कर रही है और उसको सीजनल फिनोमिना बता रही है। फिलहाल जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आर वर्स्ट हिट फॉर देयर स्टेट ओन यूनिट्स हैव एवरेज ऑफ ओनली 4 days कोल स्टॉक। अब मिनिस्ट्री गवर्नमेंट क्या कह रही है इसका
तो कोई प्रूफ नहीं है, बट येस अगर स्टॉक्स की बात करी जाए तो स्टॉक्स जो हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में या पावर जनरेशन जो यूनिट्स हैं उनके पास क्रिटिकल लेवल तक पहुंचने वाला है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली इतने दिन का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो इनमें भी बहुत ही कम डेज, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 डेज के ही स्टॉक्स बचे हैं विद इन द स्टेट पावर जनरेशन यूनिट्स. Apart from the quantity, there is also allegation on quality of the coal that is being supplied. लेकिन फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफ दीज एलिगेशन. लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर कोल शॉर्टेज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कांट अलाउ मार्केट इन इंडिया बट जॉब्स इन चाइना गवर्नमेंट. टेस्ला को लेकर के टेस्ला कई टाइम से, बहुत टाइम से इंडिया में कई तरह के टैक्स एग्जम्पशन की डिमांड कर रही है और एंट्री करना चाह रही बेसिकली वो इंडिया की मार्केट में, बट दे डू नॉट वांट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया. उनकी क्या डिमांड है, वो किस तरह की डिमांड कर रही हैं, क्या टैक्स एग्जम्पशन या जो ड्यूटीज़ लग रही हैं उस पर जो एग्जम्पशन डिमांड कर रही हैं, फिलहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं. लेकिन हाँ, टेस्ला बहुत टाइम से इंडिया की मार्केट में एंट्री करना चाह रही है और गवर्नमेंट का ये कहना है, जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम ये आपको एग्जम्पशन, जो टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स हॉलीडेज, ड्यूटी रिबेट आप मांग रहे हैं, ये हम आपको तब तक देंगे जब आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे. वी विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इंडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केट. तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है, रिलैक्सेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेजर टेस्ला अनलेस इट पार्टिसिपेट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया. तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिया को एज अ मार्केट ट्रीट करें. आप जो सेलिंग है अपने प्रोडक्ट की वो इंडिया में करें और जो जॉब जनरेट हो रही हैं वो आप चाइना में जनरेट करें. मैन्युफैक्चरिंग आप चाइना में करें, बेचें इंडिया में, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अलाउ नहीं करेंगे. हालांकि टेस्ला का ये कहना है कि इनिशियली टेस्ला 2 से 3 साल के लिए इंडियन मार्केट को टेस्ट करना चाह रही है. एंड फॉर टेस्टिंग दे वांट टू एंटर इनटू इंडिया एंड वंस दे एंटिसिपेट कि इंडिया में प्रोडक्शन करना और इंडिया में सेल करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है, तब वो आगे आने वाले 2-3 सालों के बाद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इशू पर तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि दे विल नॉट अलाउ टेस्ला टू enter India just to treat India as a market. If you want to enter India, just come up with manufacturing unit, create jobs in India and sell your product into India as well. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. IL&FS to distribute rupees 20,000 crore proceeds to creditor by March. So the Board of Debt Return Infrastructure and Leasing Financial और शेडो कंपनी, हम इसको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं. IL&FS का केस पिछले 2 साल पहले IL&FS जो डिफॉल्ट हो गई थी अपने लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने में, जिसके बाद से कंटिन्यूसली ये जो पर्टिकुलर शेडो बैंक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, ये रेगुलेटरी रडार में है. सो रिसेंटली IL&FS ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल को एंड दैट पर्टिकुलर प्रपोजल विल इनेबल दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर द इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड टू द एक्सटेंट 20,020 करोड़ बाई मार्च एंड, यानी मार्च तक 20,000 करोड़ की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ द एंटिटीज़ ऑफ द ग्रुप की कुछ एंटिटीज़ जो थी उनमें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और उनकी प्रोसीडिंग्स के बाद से और उनके रेजोल्यूशन के बाद से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का जो फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एंड एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLAT बाय गवर्नमेंट टू परमिट द अप्रूव ऑफ इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म. आफ्टर दिस द प्रोसीड्स कैन ट्रांसफर टू द क्रेडिटर्स. तो जो IL&FS की कुछ सब्सिडरी थी जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा रही थी, उनसे जो प्रोसीडिंग्स आएगी, जो मेन IL&FS है उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके लिए गवर्नमेंट ने NCLAT से अप्रूवल मांगा है. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.